नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ए टीचिंग गुरुकुल में आपका स्वागत है। जावा प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 3 में मैं जावा के वर्किंग इन्वायरमेंट के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो इसके बेसिक पार्ट्स को, जो इसके थ्योरी बिहाइंड दैट कि ये जावा प्रोग्राम्स कैसे रन करता है और ये जो डिफरेंट फीचर्स को हम फॉलो करते हैं, तो यानी जो डिफरेंट फीचर्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं तो वो काम कैसे करता है, तो उस इन्वायरमेंट को हमको जानना जरूरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि जावा प्रोग्रामिंग की जो डिफरेंट फीचर्स को मैंने इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 2 में एक्सप्लेन किया था, जो ऊपर लिंक में आपको मिल जाएगा, तो वो काम कैसे करता है। यानी वो फीचर्स को हम अगर जस्टिफाई करना चाहते हैं तो वो कैसे होता है, तो उस वर्किंग इन्वायरमेंट को देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना नहीं भूलेगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। लेट्स स्टार्ट विद दिस वर्किंग इन्वायरमेंट ऑफ जावा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि सिंपल अगर हम बात करते हैं कि अगर जावा प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, देन हाउ जावा वर्क्स, मतलब जावा प्रोग्रामिंग में जावा काम कैसे करता है, इसके डिफरेंट फीचर्स जब हमने आपको बताया है सेकेंड लेक्चर नंबर 2 में, तो वो डिफरेंट फीचर्स को वो कैसे करके जस्टिफाई करता है, तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश। तो जावास जो एक फीचर्स होता है, जावास इज एन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ जावा वर्चुअल मशीन। तो अब ये एक छोटा सा सेंटेंस है, यानी जावा वर्चुअल मशीन, वन काइंड ऑफ इंटरप्रेटर, यू कैन से दैट, कि ये जो इंटरप्रेटर होता है, यही इंटरप्रेटर जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का फीचर्स प्रोवाइड करता है। नाउ कम टू द पॉइंट। ए जावा प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फाइल्स विथ ए जावा एक्सटेंशन। तो इसका मतलब होता है कि जो जावा के जो कोड होते हैं या जावा के प्रोग्राम्स होते हैं, वो जावा फाइल डॉट जावा फाइल नाम से, मतलब डॉट जावा नाम के एक्सटेंशन फाइल में हमको सेव करना पड़ता है, क्योंकि इसी नाम के फाइल को फिर जब हम आगे कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर उसको आइडेंटिफाई करके उसको कंपाइल करता है। अदरवाइज वो कंपाइल नहीं करेगा। तो इसका मतलब होता है कि व्हाटएवर जावा कोड आप लिखते हो किसी फाइल में, उसका एक्सटेंशन होना चाहिए डॉट जावा। When a Java program is compiled, so which means अभी मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया कि जब भी जावा प्रोग्राम कंपाइल करता है, तो जावा डॉट जावा फाइल्स आर इनपुट टू ए कंपाइलर, कंपलसरी है। डॉट जावा फाइल अगर नहीं हुआ तो यू कैन नॉट इनपुट दैट काइंड ऑफ फाइल इनटू एन जावा कंपाइलर एंड विच प्रोड्यूस ए क्लास फाइल। तो इसका मतलब है जब डॉट जावा फाइल के कोड को हम, जिसमें कि जावा के कोड होते हैं, उसको डॉट जावा नाम से सेव करते हैं, उसको जब आप कंपाइल करते हो तो कंपाइल करने के बाद दैट प्रोड्यूस, यानी कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर का जो आउटपुट होता है वो डॉट क्लास फाइल होता है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, जावा का जो मतलब जावा को अगर जब हम पास करते हैं तो कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलर में पास होता है, तो जावा यानी जावा कंपाइलर का जो इनपुट होता है डॉट जावा फाइल होता है, और जावा कंपाइल होने के बाद जो फाइल जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास फाइल। तो इसका मतलब होता है जावा कंपाइलर का जो आउटपुट होता है डॉट क्लास फाइल होता है हर एक जावा कोड का। यानी जो भी जावा कोड मतलब डॉट जावा फाइल नाम से एक्सटेंशन होता है, तो सही सक्सेसफुली कंपाइल होने के बाद वो डॉट क्लास फाइल जनरेट करता है। अगर कंपाइलेशन एरर आता है तो क्लास फाइल जनरेट नहीं होता है। द क्लास फाइल डॉट क्लास फाइल कंटेन जावा बाइट टाइप। तो अब जाते हैं कि ये डॉट क्लास फाइल होता क्या है, मतलब इसके अंदर कौन से कंटेंट होते हैं। तो एक सिंपल से वर्ड में यह बताया गया है कि इसमें जो क्लास फाइल होता है, क्लास फाइल के अंदर जो कंटेंट्स होता है वो एक तरीके का बाइट कोड होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि दैट बाइट कोड इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ ऑलमोस्ट मशीन कोड। ऑलमोस्ट मशीन कोड का मतलब होता है नियर टू द मशीन कोड, बट एग्जैक्ट मशीन कोड नहीं होता है, बट मशीन कोड के लगभग इसमें आपके इंटरमीडिएट कोड आ जाता है। तो यू कैन से दैट कि जो जावा फाइल होता है वो सोर्स कोड होता है, कंपाइल होने के बाद जो बाइट कोड मिलता है वो एक इंटरमीडिएट कोड है, ऑलमोस्ट मशीन कोड से होता है। उसके बाद जब ये जावा का जो बाइट कोड होता है, इसको जब हम नेक्स्ट वर्चुअल मशीन यानी जेवीएम में पास करते हैं, तो उससे मशीन कोड जनरेट हो जाता है। तो आगे आने वाले
स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा कि ये JVM काम कैसे करता है, बहुत सारे फिगर्स से आपको समझाया जाएगा उसमें। सो बाइट कोड इज लाइक मशीन लैंग्वेज, जैसे मैंने अभी बताया, ऑलमोस्ट मशीन लैंग्वेज आप बोल सकते हो, बट इट इज इंटेंडेड फॉर द JVM। लेकिन बाइट कोड का मेन मोटिव होता है, मेन इंटेंशन होता है कि वो JVM में एज ए इनपुट जा सकती। तो इसका मतलब होता है अगर आपके पास क्लास फाइल नहीं है तो आप JVM में इनपुट नहीं दे सकते। तो इसका मतलब है JVM में जो इनपुट होता है वो डॉट क्लास फाइल ही होता है, डॉट जावा फाइल को आप डायरेक्टली JVM में पास नहीं कर सकते। तो इसलिए बोला गया है कि जो बाइट कोड होता है वो JVM के इंटेंडेड कोड होता है। और उसके बाद आगे देखिए कि नॉट ए स्पेसिफिक चिप सच एज, तो इसका मतलब होता है वो JVM से रिलेटेड काम को वर्कआउट करता है, यानी उसके लिए बनाया जाता है, न कि आर्किटेक्चर बेस्ड। यानी जैसे कि सपोज कर लो कोई पेंटियम चिप वाला सिस्टम है या कोई पावर PC वाला सिस्टम है, चिप वाला सिस्टम है, तो उसको इंटेंड करके डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है, ऐसा नहीं होता है। डॉट क्लास फाइल जो जनरेट होता है वो JVM में वर्क कर सके उसके अकॉर्डिंग जनरेट होता है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि जो JVM होता है वो पेंटियम, यानी जो JVM होता है वो चिप स्पेसिफिक होता है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि जो डॉट क्लास फाइल होता है वो JVM में एज ए इनपुट जा सके उसको इंटेंशन करके जनरेट होता है, न कि आर्किटेक्चर को इंटेंट करके या आर्किटेक्चर को बेस करके जनरेट करता है। वन और मोर ऑन हाउ जावा वर्क्स, तो आ जाते हैं कुछ और देखते हैं कि कैसे जावा काम करता है। टू रन ए जावा प्रोग्राम द बाइट कोड इन ए डॉट क्लास फाइल इनपुट टू एन इंटरप्रेटर, जैसे मैंने ऑलरेडी समझाया था कि वो जावा JVM में पास होता है। तो इसका मतलब डॉट क्लास फाइल को ही आप JVM में पास कर सकते हैं, डॉट जावा फाइल को आप JVM में पास नहीं कर सकते हैं। जो नए स्टूडेंट है, जो बिगिनर स्टूडेंट है, वो इसको दिमाग में अच्छे से बैठा ले कि डॉट जावा फाइल को JVM में पास करेंगे तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। हाँ, डॉट क्लास फाइल को पास करेंगे क्योंकि डॉट क्लास फाइल का इंटेंशन मेन होता है कि वो JVM में एज ए इनपुट जा सके, तो वो जाता है। और दूसरा चीज मैंने ये भी बताया था, जो यहाँ पे भी बता रहा है कि जैसे डॉट क्लास फाइल इज इनपुट टू एन इंटरप्रेटर, ठीक है, विच कन्वर्ट्स। तो इसका मतलब है, सिंपल सी बात है, जो डॉट क्लास फाइल है ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट कोड के बराबर होता है, वो उसको कन्वर्ट करता है बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि JVM का मेन काम होता है कि डॉट क्लास फाइल को एज ए इनपुट लेना और उसके जितने भी इंस्ट्रक्शंस है जो कि जावा कोड में लिखा गया है उसको वो मशीन कोड में, मशीन इक्विवेलेंट कोड में कन्वर्ट कर देना एज ए स्पेसिफिक चिप, यानी जो स्पेसिफिक चिप है उसके अकॉर्डिंग, उसके आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग उसके मशीन कोड में कन्वर्ट कर देना है। अब ये मशीन कोड क्या होता है, इसके बारे में आप जो होता है नेट में सर्च कर सकते हैं या बुक्स में आप पढ़ सकते हैं कि मशीन कोड किस तरह से काम करता है। तो एक चीज आपको समझ में आ गया, जो डॉट क्लास फाइल होता है वो चिप स्पेसिफिक नहीं होता है, यानी किसी भी मतलब किसी भी कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बेस करके जनरेट नहीं करता है। हाँ, डॉट क्लास फाइल जब JVM में पास होता है तो JVM जो होता है एक आर्किटेक्चर यानी चिप स्पेसिफिक कोड जनरेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल मशीन कोड। तो ये जो फाइनल मशीन कोड होता है वो होता है, तो इसका मतलब होता है कंपाइलर इंटरमीडिएट कोड जो हमें जनरेट करता है जो डॉट क्लास फाइल के नाम से होता है, और जो JVM होता है वो चिप स्पेसिफिक कोड जनरेट करता है जिसको हम लोग मशीन कोड कहते हैं। The interpreter is platform specific because it takes the platform independent bytecode and produce the machine language instruction for a particular chips। तो इसका मतलब होता है, इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस लाइन में बहुत अच्छे से दो चीजों के बारे में बताया गया है जिसको आप समझने की कोशिश कीजिए। पहला तो ये बताया गया है, जो इंटरप्रेटर होता है वो प्लेटफॉर्म के स्पेसिफिक काम करता है, यानी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड होता है, यानी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। बिकॉज इट टेक्स द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है तो इसका मतलब है जो हमारा बाइट कोड होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है, और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड जो होता है वो मशीन स्पेसिफिक मशीन कोड जनरेट कर सके, इसके लिए एक इंटरप्रेटर से होते हुए पास होता है। उस इंटरप्रेटर को हम लोग बोलते हैं JVM। तो JVM जो होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक को आप प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है और जो कि मशीन से
को बेस करके बनाया जाता है या मशीन स्पेसिफिक होता है, इसीलिए वो जो होता है मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को जनरेट करता है डिपेंड ऑन द उस मशीन, जिस मशीन के लिए वो रन करता है उस मशीन की जो आर्किटेक्चर है उस आर्किटेक्चर को बेस करके उसके मशीन कोड को जनरेट करता है ताकि जो कोड है वो रन कर सके। तो बहुत अच्छी चीज बताया गया है कि जो बाइट कोड होता है एक बार जनरेट होता है और ये बाइट कोड अलग अलग मशीन पे अलग अलग जेवीएम जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है उस जेवीएम के अकॉर्डिंग काम करके उस मशीन के अकॉर्डिंग मशीन कोड जनरेट करता है और आपका जो बाइट कोड है वो रन करता है। इसीलिए बोला जाता है आपका जो जावा प्रोग्राम होता है कंपाइल यानी जनरेट वन एंड रन मेनी मशीन। तो ये क्या इसका मतलब है, एक ही बार जनरेट होता है और वो मल्टीपल मशीन पे रन कर सकता है। सो a Java program could be run on any type of computer that has a JVM। तो मैंने बताया कि जावा प्रोग्राम जो होता है, अब ये बोल सकते हो कि जो जावा प्रोग्राम है वो किसी भी मशीन में रन कर सकता है अगर उस मशीन पे उसका डिपेंडेंट जेवीएम अगर है तो वो रन करेगा, अगर उस मशीन में उसका डिपेंडेंट जेवीएम नहीं है तो आपका जावा प्रोग्राम उस मशीन पे रन नहीं करेगा। तो इसका मतलब होता है जो जावा प्रोग्राम जो होता है जो बाइट कोड जनरेट करता है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है और यही मशीन इंडिपेंडेंट जो होता है मशीन डिपेंडेंट इंटरप्रेटर जिसको हम लोग जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं उसकी वजह से वो रन कर पाता है। तो दो चीजें आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 3 में आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि जावा जो होता है दो ट्रांसलेटर पे काम करता है, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। कंपाइलर की वजह से आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का फीचर्स मिलता है और इंटरप्रेटर की वजह से ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो फीचर्स होता है ये फुलफिल हो पाता है, क्योंकि ये दो चीजें अगर नहीं होगा तो आपको जावा वर्चुअल मतलब जो जावा होता है उसको आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं बना पाएंगे। तो ये चीज अगर आप सी और सी प्लस प्लस में देखते हैं तो सी और सी प्लस प्लस में सिर्फ कंपाइलेशन होता है और सीधे सीधे मशीन कोड जनरेट होता है। तो इसीलिए सी एंड सी प्लस प्लस को हम लोग जो होता है मशीन इंडिपेंडेंट नहीं रहते। तो एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन आपको मैं बता रहा हूं कि जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि जावा इज एन आर्किटेक्चरल न्यूट्रल या आर्किटेक्चरल इंडिपेंडेंट या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, वो इन दो ट्रांसलेटर की वजह से होता है। ये दो ट्रांसलेटर के कंसेप्ट की होने की वजह से होता है। अब जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया राइट वंस यानी जनरेट वन यानी एक बार बाइट कोड जनरेट कीजिए और उसको किसी में मशीन में, तो इसीलिए इसको बोला गया है कि राइट वंस रन एनीवेयर, यानी जिस जिस मशीन में जावा वर्चुअल मशीन यानी जेवीएम होगा वहां आपका जो राइट वंस यानी एक बार लिखा हुआ कोड रन करेगा। यानी हर मशीन के लिए आपको अलग अलग कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार लिखिए, बाइट कोड जनरेट कर दिया और बाइट कोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और यही बाइट कोड जो होता है जिस मशीन में जेवीएम होगा जो उसका डिपेंडेंट जेवीएम होगा उसमें वो इनपुट होगा और आपका जो मशीन कोड है उसको वो जनरेट कर देंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जावा प्रोग्राम है, जावा प्रोग्राम जैसे मैंने एक जावा प्रोग्राम लिखा हूं माई प्रोग्राम डॉट जावा मैंने लिखा, इसको मैंने पास किया, तो यानी मेरा जो जावा कोड है डॉट जावा फाइल के नाम के एक्सटेंशन फाइल में मैंने स्टोर कर लिया। अब उसको मैं कंपाइल करता हूं, तो कंपाइल होने के बाद अगर मैं इसको 3 अलग अलग मशीन पे रन करता हूं तो देखिए 3 अलग अलग मशीन जो होता है रन करता हूं, तो इसका मतलब है कंपाइल होने के बाद 3 आउटपुट हमारे पास है, मतलब एक ही कोड है और 3 आउटपुट है, यानी एक ही कोड को मैं 3 अलग अलग मशीन पे रन कर रहा हूं। यानी कंपाइल होने के बाद ये जो 3 लाइनें, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 आउटपुट अलग अलग जनरेट करता है, यानी 3 बाइट कोड नहीं जनरेट करता। आप देख सकते हैं इसके जो आउटपुट पार्ट है सेम डॉट क्लास फाइल है जो मैं 3 अलग अलग जगह में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, यानी 3 अलग अलग मशीन पे रन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो 3 अलग अलग मशीन है उनके 3 अलग अलग डिपेंडेंट इंटरप्रेटर है। तो इसका मतलब है ये जो इंटरप्रेटर है ये डिपेंडेंट है किसके लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीसी कंपैटिबल जो इंटरप्रेटर है, पीसी कंपैटिबल विंडो एंटी बेस्ड जो आपका मशीन है उसके लिए इसका इंटरप्रेटर यानी ये एक अलग जेवीएम है। उसी तरह से सेकेंड जो होता है ये भी एक अलग जेवीएम है। मैंने क्या बताया था कि जावा जो होता है 2 ट्रांसलेटर पे काम करता है, एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर हर एक मशीन के लिए अलग अलग होता है, यानी डिपेंडेंट इंटरप्रेटर होता है, लेकिन सारे के सारे इंटरप्रेटर को एक ही नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन।
तो कंपाइलर जो कोड जनरेट करता है, तो यहाँ पे जो कोड है, यहाँ पे अगर हम कोड बनेंगे तो एक ही कॉमन कोड है, यानी एक ही बाइट कोड है जिसको मैंने 3 अलग अलग जगह में पास कर दिया, यानी 3 अलग अलग जगह में रन करने के लिए भेज दिया। जब मैं सेकेंड इंटरप्रेटर में बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है सन अल्ट्रा जो सोलारिस बेस्ड चिप बेस्ड जो सिस्टम है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, तो इसका मतलब वर्क करने का तरीका अलग होगा। तो इसमें जो JVM होगा वो पहले वाले JVM से डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब है इस इंटरप्रेटर और इस इंटरप्रेटर में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों इंटरप्रेटर मशीन डिपेंडेंट है। उस तरह से थर्ड इंटरप्रेटर की बात कर रहे हैं तो ये भी एक थर्ड डिपेंडेंट है, जिसको हम लोग जैसे ये बात कर रहे हैं कि पावर मैकिन्टोश सिस्टम 8 है, जिसमें जो चिप की डिजाइनिंग है अलग है। तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर मशीन के लिए जो इंटरप्रेटर है, यानी जो JVM है, वो डिफरेंट है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि बाइट कोड एक है जिसको मैंने 3 अलग अलग मशीन में भेजा हूं, तो तीनों मशीन के लिए जो JVM है वो अलग अलग है। यानी जबकि आप देख सकते हो कि कंपाइलर एक था जो किसी और मशीन में जनरेट हुआ, अब इसको मैं किसी और मशीन में रन कर रहा हूं, तो इसका मतलब होता है कि आपका स्टार्टिंग किसी और मशीन से हुआ है और एंडिंग आपका डिफरेंट मशीन के थ्रू हो रहा है। तो आप देख सकते हो डिफरेंट मशीन, तो इस तरह मतलब होता है यही इसकी ब्यूटी है, और इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का एक सिंपल सा फंडा होता है कि आप अपने प्रोग्राम को किसी भी मशीन पे लिखिए और उसके थ्रू बाइट कोड जनरेट कीजिए, और उस बाइट कोड को आप किसी दूसरे मशीन पे रन कीजिए, एज वेल एज उस मशीन पे भी रन कर सकते हो, नहीं तो फिर आप किसी दूसरे मशीन के लिए भी आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इस वजह से ये प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में ये एक एडिशनल फीचर्स भी आ जाता है कि आप कहीं और लिखिए प्रोग्राम को और कहीं भी आप उसको रन कीजिए। सो इंपॉर्टेंटली द इंटरप्रेटर्स आर समटाइम्स रिफर टू एज ए जावा वर्चुअल मेमोरी। ऑलरेडी मैंने बता दिया था जो JVM होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, वो आर्किटेक्चर बेस्ड होता है, यानी जो मशीन पे जो कंप्यूटर पे जो चिप काम करता है उसके बेस पर उसके कोड को बनाया जाता है, और वो JVM होता है। तो इसका मतलब होता है बाइट कोड को किसी भी मशीन पे रन करने के लिए JVM का होना कंपलसरी है। अब आते हैं बहुत एक और तरीके से समझते हैं कि JVM मतलब जो जावा का पूरा सिस्टम होता है वो काम कैसे करता है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये 2 चीजें यूजर का बेस होता है। एक तो ये है कि यूजर ने अगर कोई एप्लीकेशन बना के रखा है उसको आप डायरेक्टली रन कर सकते हो, इसको हम लोग बोल रहे हैं जावा एप्लीकेशन। और दूसरा होता है यूजर अगर प्रोग्रामिंग करता है, यानी खुद उस पर्टिकुलर मशीन के लिए प्रोग्राम करता है और उसके बाद उसको रन करता है, तो इसका मतलब होता है उसके पास कंपाइल्ड वर्जन, कंपाइल करके उसके बाद उसका वर्जन है। लेकिन जावा एप्लीकेशन में आपके पास जो होता है पैकेज बने हुए होते हैं, जो कि मैं आगे आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि जावा के पैकेजेस कैसे बनते हैं, तो उससे आपको पता चला। इसका मतलब है वो कंपाइल्ड वर्जन वाला जो भी आपका एप्लीकेशन होता है वो उसको रन करता है। और जावा प्रोग्रामिंग 2 तरीके से, या फ्रॉम द स्क्रैच या फिर आपके पास बने हुए प्रोग्राम्स को बने हुए प्रोग्राम मतलब कंपाइल्ड प्रोग्राम को रन करना, ये 2 चीजें होती है। अब ये जो दोनों चीजें होती है, ये दोनों चीजें ये एनवायरनमेंट पे पास होता है। तो इस एनवायरनमेंट को हम लोग बोल रहे हैं कि जावा का जो एनवायरनमेंट है, रन टाइम एनवायरनमेंट है, वो यहाँ पे होता है। तो जावा के कुछ नेटिव इंटरफेस होता है जो कि इंटरेक्ट करता है जावा एप्लीकेशन या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। उसी तरह से जावा के क्लास के लाइब्रेरी फाइल जो कि हम प्रोग्रामिंग में या जावा एप्लीकेशन में इंक्लूड करते हैं वो यहाँ पे आता है। और इम्पॉर्टेंटली मैंने आपको बताया है कि अगर उसी मशीन पे आपको किसी जावा एप्लीकेशन या जावा प्रोग्रामिंग को रन करना है तो आपको JVM का होना जरूरी है, तो विच इज एन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो यहाँ पे JVM भी होता है जावा एनवायरनमेंट में, जब आप जावा को इंस्टॉल करते हो तो JVM भी होता है। JVM में क्लास लोडर इंक्लूड होता है, वेरीफायर इंक्लूड होता है कि वेरीफाई करता है कि आपका इनपुट जो होता है वो बाइट कोड है या नहीं है। उसके बाद सब कंफर्म होने के बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। यानी जावा वर्चुअल मशीन इज नथिंग बट एन वन ऑफ द टाइप, मतलब एक इंटरप्रेटर होता है जो इसको रन करता है। तो इस तरह से आपने इन्वायरमेंट देखा। अब ये जो भी चीजें होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर कंट्रोल में होती है, बिना इसके तो कुछ हो नहीं से रहा। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीजों को ऑब्जर्व करती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, जावा डेवलपमेंट किट, यानी इसको हम 2 पार्ट में समझाएंगे। जावा डेवलपमेंट किट में जो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है, जो मैंने अभी आपको सबको जो बताया कि जावा के कंपाइलर्स होते हैं, जावा के इंटरप्रेटर होते हैं जिसको हम लोग JVM बनते हैं, जावा का जो
कंपाइलर के बाद आउटपुट होता है वो बाइट कोड होता है। बाइट कोड एज एन इनपुट टू एन जेवीएम, जेवीएम में जाता है, जेवीएम से मशीन कोड जनरेट। तो इन चीज़ों के लिए जो भी एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होता है उसके बेसिक टर्म्स को जान लेते हैं। पहला तो होता है कि जावा का कोर जावा एपीआई होना चाहिए आपके पास। दूसरा कंपाइलर ऑलरेडी मैंने बता दिया जिसका आउटपुट आपका बाइट कोड होता है। और उसके बाद इंटरप्रेटर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इसको हम लोग जेवीएम के नाम से भी जानता है, जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। और डिबगर, ये एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। सपोज कर लो आपके कोड को आपको चेक करना है कि आपका जो आउटपुट है वो स्पेसिफिक है या टू द पॉइंट है कि नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। तो वो डिबग करने के लिए हमारे पास स्टेप बाय स्टेप फैसिलिटीज होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं डिबगर का। फिर डी असेंबलर, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है कि अगर हम जावा फाइल को अगर डॉट क्लास फाइल यानी बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी डॉट क्लास फाइल को डॉट जावा फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए डी असेंबलर का हम यूज करते हैं, प्रोफाइलर समथिंग एंड मेनी मोर। चलिए स्टार्ट करते हैं। वही जो चीजें मैंने आपको जो डिफरेंट कंपोनेंट्स बताया, डिफरेंट जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है यानी जो इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग यानी एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं चीज को आप यहाँ डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि जावा सोर्स आपका फाइल होता है जिसमें आपने अपना जावा प्रोग्राम लिखा है, वो कंपाइल होता है। तो वो जो कंपाइल होता है इसलिए उसको हम लोग बोल रहे हैं जावा कंपाइलर। और जावा कंपाइलर के बाद जो आउटपुट जनरेट होता है विच इज जावा बाइट कोड। अब ये जावा बाइट कोड जो होता है आप दो अलग अलग ट्रीटमेंट दे सकते हो। अगर सपोज कर लो इसको एग्जीक्यूट करना है, किसी मशीन पे इसको रन करना है, तो यू कैन रन थ्रू द जावा इंटरप्रेटर। और अगर आपको बाइट कोड को जावा सोर्स फाइल में कन्वर्ट करना है तो बाय यूजिंग जावा असेंबलर का यूज करके डॉट क्लास फाइल को आप इंपुट करेंगे और डॉट क्लास फाइल जो होता है जावा फाइल में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब है आप जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं या डॉट क्लास फाइल को वापस जावा डिसअसेंबलर के थ्रू आप कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप जावा को डायरेक्टली रन कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने जावा डेवलपर जो किट्स है उसके बारे में थोड़ा डायग्राम से आपको इजीली समझा दिया। अब जाते हैं, ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा हटके जो डायग्राम है जिसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। एक तरीके से जावा को मैंने आपको बताया था कि जावा को आप एक मशीन में बनाइए और उसको आप किसी दूसरे मशीन पे रन कर सकते हो। अब आते हैं कि दूसरे मशीन पे रन करने का एक ही तरीका है कि आप अपने मशीन से डॉट क्लास फाइल को पेन ड्राइव या किसी एक्सटर्नल डिवाइस में स्टोर करके या किसी के थ्रू आप कहीं और ट्रांसफर कर दीजिए। वहां जिस मशीन पे आपको रन करना है वहां उस फाइल को कॉपी कर लीजिए, यानी डॉट क्लास फाइल को कॉपी कर लीजिए और फिर इंटरप्रेटर का यूज करके उसको रन कीजिए। तो ये एक तरीका होता है। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप अपने बाइट कोड को आप किसी रिमोट मशीन पे, या रिमोट मतलब होता है थ्रू इंटरनेट कनेक्ट होके भी आप किसी रिमोट मशीन पे उसको रन कर सकते हैं। तो जब आप किसी रिमोट मशीन पे उसको रन कर सकते हैं यानी थ्रू इंटरनेट, तो उसी चीज को यहाँ समझाया गया है। जैसे सपोज कर लो मैं यहाँ पे हूँ, मेरा कंप्यूटर है और मैं इंटरनेट के थ्रू बाइट कोड का रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब होता है कि मेरा रिक्वेस्ट होता है यहाँ से वहां जा रहा है। तो उसका मतलब अगर सपोज कर लो मेरे मशीन पे कोई कोड रखा हुआ है, इसको मैं रन करना चाहता हूं, तो इसका मतलब होता है ये सोर्स कंप्यूटर है जहां से आ रहा है, ये मेरा कंप्यूटर है। तो ये जावा प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद मैंने अपने बाइट कोड को यहाँ रखा। अब यहाँ पे जो जावा बाइट कोड है, ये जावा बाइट कोड को मुझे रिक्वेस्ट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक तरीके से मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा और ये रिक्वेस्ट जो होता है इंटरनेट के थ्रू होते हुए इस बाइट कोड तक पहुंचा और ये जो बाइट कोड है वापस मेरे पास आया। वापस मेरे पास आने के बाद इसका वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन होने के बाद पता चला कि ये जावा बाइट कोड है एंड दिस जावा बाइट कोड इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी एग्जीक्यूशन पे आ गया। अब ये एग्जीक्यूशन होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ जेवीएम में हुआ। तो इस तरह से मैं अपने कोड को रिमोटली इंटरनेट के थ्रू भी एग्जीक्यूट करवा सकता हूं। तो वो चीज इस डायग्राम में समझाएंगे। अब आ जाते हैं बाइट कोड, यानी जैसे हम लोग बोल रहे हैं बाइट कोड क्या होता है। बाइट कोड एक तरीके से फूड होता है, किसके लिए? वर्चुअल मशीन, यानी जावा वर्चुअल मशीन के लिए होता है। फॉर मोस्ट लैंग्वेज, ठीक है, कंपाइलेशन प्रोड्यूस मशीन को, बहुत सारे लैंग्वेज में
जो कंपाइलेशन होता है वो मशीन कोड जनरेट करता है, सीधे सीधी बात है। तो इसका मतलब होता है जावा कंपाइलेशन प्रोड्यूस बाय बाइट कोड। तो इसका मतलब होता है बहुत से, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि सी प्लस प्लस में एक ही ट्रांसलेटर काम करता है, जिसको हम लोग कंपाइलर, और कंपाइल करने के बाद उसमें जो उसका आउटपुट जनरेट होता है वो मशीन कोड होता है। बट जावा जो होता है एक एक्सेप्शनल टाइप ऑफ कंपाइलर होता है, जावा कंपाइलर, जो कंपाइलेशन के बाद जो होता है वो बाइट कोड प्रोड्यूस करता है। इट इज एन इंटरमीडिएट कोड फॉर रीडेबल फॉर वर्चुअल मशीन। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उसी चीज को यहाँ बता रहा है कि एक तरीके से एक इंटरमीडिएट कोड होता है जो जावा वर्चुअल मशीन के लिए एज ए इनपुट होता है। एंड इट इज ट्रांसफरेबल अक्रॉस द इंटरनेट एज ए एप्लेट्स। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि आप अपने बाइट कोड को ट्रांसलेट का मतलब ट्रांसफरेबल भी बना सकते हो, थ्रू द इंटरनेट भेज सकते हो। तो वो जो फैसिलिटी होता है उसको हम लोग एज ए एप्लेट ट्रीट करते हैं। वर्चुअल मशीन इंटरप्रेट्स बाइट कोड इनटू एन इंस्ट्रक्शन, मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट कर देता है। बाइट कोड प्रोड्यूस ऑन एनी प्लेटफॉर्म मे बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म विच सपोर्ट ए वर्चुअल मशीन। तो इसका मतलब होता है कि बाइट कोड सिर्फ उन्हीं मशीन पे रन कर सकता है जिस मशीन में प्लेटफॉर्म सपोर्टेड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट वर्चुअल मशीन यानी जेवीएम होता है। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग से बात है कि मैंने आपको बताया था कि मैंने जो भी चीजें बताया वो इस पर्टिकुलर चीज के लिए बताया है कि जो आपका बाइट कोड होता है वो इंटरप्रेट होता है और सीपीयू में रन करता है। लेकिन जावा एक और अपने वर्चुअल मशीन मतलब जावा वर्चुअल मशीन में एक और फैसिलिटी होता है दैट इज नोन एज एन जेआईटी। ये जो जेआईटी होता है इसका फुल फॉर्म होता है जस्ट इन टाइम, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि जेआईटी होता क्या। तो जेआईटी जो होता है वो जो डॉट क्लास फाइल होता है उस डॉट क्लास फाइल को एक्सेप्ट करके उसको कंपाइल करता है, और कंपाइल करने के बाद सीधा सीधा मशीन डिपेंडेंट कंपाइल कोड, जो कि मैंने बताया था कि एक्चुअली जावा, अब आपको ये भी पता चल रहा है कि जावा दो तरीके के एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, या तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या तो फिर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अगर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो इसका मतलब होता है जो कंपाइल होने के बाद बाइट कोड होता है वो इंटरप्रेटर के थ्रू रन करता है। नहीं तो फिर एक और तरीका होता है कि आप जो होता है सोर्स कोड आपका ये होगा, सोर्स कोड के थ्रू आप ये हुए और इसके बाद आप इसको इंटरप्रेट ना करके जावा रन टाइम करके सीपीयू में आप ट्रांसफर कर देते हो। यानी इसका मतलब होता है जीआईटी कंपाइलर उसको मशीन कोड में डायरेक्ट कन्वर्ट करता है और उसको रन करता है। वो इस वजह से होता है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा कि अगर मैं अगर मैं पहले वाले कंसेप्ट पे चलता हूं कि अगर मैं इंटरप्रेटर के थ्रू होते हुए आता हूं तो ये क्यों होता है और ये क्यों होता है। दोनों के बीच में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो टाइम टेकिंग होता है वो कंपाइलर यानी जीआईटी के थ्रू टाइम टेकिंग कम होता है, वो थोड़ा फास्टर होता है, और बाइट कोड जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है वो थोड़ा स्लोअर होता है। इस वजह से जावा आपके पास दोनों इन्वायरमेंट प्रोवाइड। तो इस डायग्राम में बस ये समझने में आपको समझ में आ गया कि जावा वर्चुअल मशीन दो तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब आते हैं जीआईटी के बारे में जानते हैं। जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या होता है? ट्रांसलेट द बाइट कोड इनटू मशीन कोड एट रन टाइम। सीधे सीधे बात है कि मशीन कोड में ये भी वही काम करता है जो इंटरप्रेटर काम करता है, बट वन टाइम ओवरहेड व्हेन रन इनिशिएटेड। तो इसका मतलब होता है ये बार बार जैसे कंपाइलर इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, ये एज ए होल प्रोग्राम एक साथ कंपाइल करता है उसको डायरेक्टली वन टाइम ओवरहेड, यानी एक ही बार इसको मेमोरी में लोड करके इसको रन करना शुरू करता है। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है कि वो बार बार उसमें ओवरराइडिंग होता है, यानी बार बार वो मेमोरी को रीड करता है, राइट करता है उसके बाद। तो इसका मतलब होता है कि ये वन टाइम एग्जीक्यूशन के लिए होता है। और दूसरा होता है ये जो वन टाइम ओवरलोड होता है इस वजह से इसका परफॉर्मेंस जो होता है वो 10 to 30 टाइम इंक्रीज हो जाता है। सो नाउ द डिफॉल्ट फॉर द मोस्ट जेवीएम, बहुत सारे जेवीएम में आज के मॉडर्न जो वर्चुअल मशीन बनाया गया है वो होता है तो कैन बी टर्न ऑफ इफ डिजायर, यानी ये अपने आप टर्न ऑफ कर सकते हो आप इसको जब अगर आपको जरूरत होता है, नहीं तो फिर ऑन होके काम करता है। और जीआईटी कैन अप्लाई स्टैटिस्टिकल ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड ऑन रन टाइम प्रोफाइल। तो इसका मतलब होता है जीआईटी के एडिशनल फीचर्स में ये आता है कि वो स्टैटिस्टिकली अपने कोड को रन करते समय वो स्टैटिस्टिकल यानी सारे जो ओएस से रिलेटेड जो भी फीचर्स होते हैं जिसमें कि आपको मिनिमम ऑप्टिमाइज फॉर्म में आप अपने कोड को रन कर सकते हो और रन टाइम में उनके स्टैटिस्टिक को चेक करके आपके प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज वे में रन करता है।
तो अब जाते हैं बहुत शॉर्ट में देखते हैं कि जावा वर्चुअल मशीन होता क्या है, जेवीएम होता क्या है। JVM is like usual computer which translate high level language into machine level language। तो high level language यहाँ पे होता है डॉट क्लास फाइल। Just like that JVM also translate bytecode into machine language। JVMs are also available for many hardwares and software platform। तो आपको पूरे वीडियो में आपको ये चीजें क्लियर हो गई कि जावा एनवायरनमेंट होता क्या है, जावा में JVM होता क्या है, और एट द लास्ट मैंने ये भी बताया है कि एक GIT फैसिलिटी भी होता है, जस्ट इन टाइम, जो कि जावा की तरह ही काम करता है, लेकिन वो ट्रांसलेट मतलब वो कंपाइल करके कोड को डायरेक्ट रन करने का काम करता है, जिसके कारण से आपका एग्जीक्यूशन 10 to 30 टाइम फास्ट हो जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको पूरा का पूरा एक तरीके से जावा वर्किंग इन्वायरमेंट के बारे में आपको क्लियर नॉलेज हो गया है कि किस तरह से काम करता है। तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो यू कैन आस्क मी, या फिर आप इसकी अच्छी सी तैयारी कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन गिव योर आंसर, बेस्ट आंसर विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रखने के लिए, और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर हो सके तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो वंस अगेन थैंक यू।